दोस्तों, बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की बेसिकली बिहार करंट अफेयर्स की जो ये वन लाइनर सीरीज की हमने शुरुआत किया है आप लोगों के डिमांड पर। तो पिछले वीडियो में जो पहला पार्ट इसका था आप लोगों ने इसे देखा और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा। तो इस सीरीज में हमने वादा आपसे किया है कि 1000 जो प्रश्न है बिहार स्पेशल के वन लाइनर फॉर्मेट में वो हम आपको कराएंगे, जो बेसिकली बीपीएससी सहित अन्य वो सभी एग्जाम जो आयोजित होने वाले हैं बिहार में आने वाले दिनों में। तो उसके लिए एक प्रकार से रामबाण सिद्ध होने वाला है। प्लस जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं इस सीरीज को देख रहे हैं, आपको मैं ये बतला दूं कि मंथली करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल का एक कंप्लीट जो संग्रह है, जो वास्तव में आपको पढ़ना चाहिए बिहार के एग्जाम को लेकर एकदम पूरी डिटेल जानकारी। इस वीडियो सीरीज में हम यहाँ पर केवल वन लाइनर ही चीज़ों को देखेंगे, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स में चीज़ें हम आपको एकदम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। और जो मई वाला मैंने आपको दिया है, अभी तो जून वाला भी आएगा, लेकिन मई महीने वाला जो दिया गया है, तो ये जो है ना, ये 50वां वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स का। और इन सभी का पीडीएफ फाइल भी आपके लिए हमने उपलब्ध कराया है। देखिए, जनवरी से मई 2026 का जो ये पीडीएफ है बिहार स्पेशल का, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध कराया गया है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाले पीडीएफ को परचेज कीजिएगा, अगर 72वीं बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें जनवरी 2025 से मई 2026 तक का एक कंप्लीट संग्रह है। मतलब ये चीज़ों को हमने रिसेंटली अपडेट भी किया, जो समय के साथ पुराने हुए हैं, कुछ डेटा वगैरह अपडेट हुए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ आपको अपडेटेड देखने को मिलेगा। यहाँ अमूमन एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी एग्जाम में लगभग 15 से 18 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने चाहिए। तो उस दिशा में ये आपके लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाला है। और ये तमाम चीज़ें आपको मिलेगी बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब देरी न करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। जिस प्रकार से हमने पिछले क्लास में 1 से 50 तक देखा था पॉइंट में, अब यहाँ पर 51 से लेकर हम 100 तक जाएंगे। तो 51 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर, या फिर 51 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। चूंकि पिछला जो क्लास में या फिर जो यहाँ पिछला प्रश्न था 50 नंबर, वहाँ पर ये हमने आपको बतलाया था कि बिहार में अभी हाल ही में जो 18वां विधानसभा चुनाव हुआ है, 2 चरणों में मतदान हुआ था, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं और बिहार में किसी भी राजनीतिक पार्टी या फिर गठबंधन को सरकार बनाने के लिए न्यूनतम ये 243 सीटों में 122 सीटों पर जीत आवश्यक है ना। इस चीज का यहां ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने पहली बार, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 89 सीट जीता। ये बिहार के इतिहास में भाजपा को लेकर एक सबसे बड़ी विजय थी। मतलब यहाँ पर विजय सिर्फ भाजपा के दृष्टिकोण से नहीं, हालांकि गठबंधन की सरकार है वो एक अलग विषय है। यहाँ एक पार्टी के रूप में अगर आप देखें तो भाजपा को सबसे अधिक सीट मिला। इसके पश्चात नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले थे और अप्रैल 2026 में हाल ही में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब इस्तीफा के पीछे रीजन क्या था, वो चीजें अभी प्रश्न में आगे आएंगे तो वो चीजों को आप देख पाएंगे। अगले वाले पॉइंट को जरा देखिएगा कि बिहार में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी है। क्रम के दृष्टिकोण से सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वह भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के नेता हैं और इस पद पर आसीन होने वाले भाजपा के पहले नेता बिहार में बने हैं। यहाँ एक शब्द होना चाहिए, बिहार में इस पद पर आसीन होने वाले भाजपा के पहले नेता हैं। स्वतंत्र रूप से अगर देखें तो बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा आपको दिखेगा, है ना। अब यहाँ आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखेगा विजय हजारे ट्रॉफी के संदर्भ में। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 574 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसमें समस्तीपुर बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों पर 190 रन बनाया था। वैभव सूर्यवंशी के बारे में कई सारी जानकारी प्रश्न के रूप में, ऐसे तो ये लड़का बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, पूरी दुनिया में धमाल मचाए हुए हैं। अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया खेल कैटेगरी में, प्लस दूसरा एक और सम्मान बिहार को मिला, टोटल 2, एक कमलेश कुमार को मिला है। ये चीजें यहाँ आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल बनेंगे। और यहाँ बात अगर वैभव सूर्यवंशी की हो रही है तो यहाँ देखिएगा इन्हीं के बदौलत अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक बड़ा स्कोर यहाँ बिहार ने खड़ा किया। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पहली बार
बिहार पहली ऐसी टीम बनी है जिसने विजय हजारे ट्रॉफी में 550 से अधिक रन बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है ना। विजय हजारे ट्रॉफी की बात हुई है तो 25-26 का जो खिताब है ये विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर पहली बार अपने नाम किया है। क्योंकि अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो अगर जो ये अभी तक नहीं जान पाए हैं कि खिताब कौन जीता है, मतलब हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा या फिर मिस हो गया, तो वो चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएगी कि इस खिताब को अभी हाल ही में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर जीता है। अब प्लस एक और सवाल है कि विजय हजारे ट्रॉफी का नाम महान क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया। शुरुआत इसकी वर्ष 2002-3 में हुई थी। क्लियर है। चलिए आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में बिहार के 11 पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कुल मिला के 11 पंचायत प्रतिनिधियों को, जिसमें 5 महिला शामिल थी, और इन प्रतिनिधियों का चयन स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य के उत्कृष्ट या फिर इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। अब जो वो पीडीएफ हमने आपको बिहार स्पेशल का जो प्रोवाइड किया है जनवरी से मई वाला, अब वहाँ पर ये नाम वगैरह भी हमने शामिल किया है। फिलहाल नाम मेरे ख्याल से यहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में शामिल करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कुल मिला के 11 जिसमें कि 5 महिला शामिल हैं। आइए अगले सवाल पर। 58 नंबर सवाल देखिए। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 2026 को 16वां मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार अर्थात इनोवेशन और पारदर्शिता के लिए राज्य के जस निबल के 10 जिलाधिकारियों अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी यहां से याद रखिएगा। 60 नंबर सवाल पर आइए। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या, इस शब्द का मतलब समझ रहे हैं। पूर्व संध्या मतलब कि इससे पहले वाली शाम, यानी कि 25 जनवरी की यहाँ पर बात हो रही है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी को घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के 3 प्रमुख विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि वो जो 3 पद्मश्री पुरस्कार बिहार को मिला है वो कौन कौन सा पद्मश्री पुरस्कार है। हालांकि 2025 वाला भी आपको मैंने बतलाया था, पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार को मिला है। अब इन 7 में से आपको ध्यान रखना है, एक तो श्री यहाँ पर खास करके बिहार कोकिला शारदा सिन्हा पद्म विभूषण पुरस्कार, सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण पुरस्कार, और 5 अतिरिक्त नाम आपको पद्मश्री में आपको दिखेंगे, है ना। पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आते हैं बेसिकली, और इन 3 पुरस्कारों में एक तो पद्म विभूषण जो सबसे ऊपर है पद्म पुरस्कारों में एक्चुअली में, दूसरे स्थान पर पद्म भूषण और तीसरे स्थान पर पद्मश्री। हालांकि भारत रत्न जब इसमें काउंट हो जाएगा तो पद्मश्री चौथे स्थान पर चले जाएगा नागरिक पुरस्कारों में। तो इस साल बिहार को जो पद्म पुरस्कार मिले हैं, इन पद्म पुरस्कारों में जो 3 कैटेगरी है उसमें आपको ध्यान रखना केवल और केवल बिहार को पद्मश्री ही मिला है, जो चौथा नागरिक सम्मान है। अब इसमें देखिएगा कि भोजपुर के भरत सिंह भारती का चयन, मतलब खास करके इन्हें सम्मान मिला है। दरअसल कला कैटेगरी में भोजपुरी लोकगीत के लिए इन्होंने वर्ष 1962 से आकाशवाणी पटना के माध्यम से भोजपुरी लोक संगीत को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए दूसरी ओर पटना के स्वर्गीय विश्व बंधु को दरअसल इन्हें भी सम्मान जो मिला है ना, कला जो कि बेसिकली आप बोल सकते हैं लोक नृत्य कैटेगरी में, इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और वे सुरांगन संस्था के संस्थापक थे और डोमकच नृत्य के जरिए लोक गाथाओं को जीवित रखा। इस उपलब्धि को लेकर यह आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको तीसरा नाम दिखेगा मुजफ्फरपुर के डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का विज्ञान एवं अभियंत्रण कैटेगरी में। ये राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मखाना और लीची के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। तो ये 3 नाम आपको दिखेगा जो पद्मश्री पुरस्कार के रूप में 2026 में बिहार को मिला है। दोस्तों घोषणा पूर्व संध्या को हुई थी गणतंत्र दिवस की, और अभी 2 चरणों में सभी पुरस्कारों का वितरण हो चुका है। ये चीजें ध्यान रखिए, पीडीएफ में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। और मैं बार बार आपको इसलिए जोर दे रहा हूं कि दोस्तों पीडीएफ जिस प्रकार बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया है उसे जरूर पढ़िए। जिंदगी भर अगर आपको सफलता मिलती है, क्योंकि जो हमने आपको दिया है पिछले कई वर्षों में, पिछले 4-5 वर्षों में बहुत सारे लोगों को यहाँ से जरूर हेल्प हुई है, और इसके कई सारे प्रमाण हम समय समय पर आपको देते आए हैं। कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, उसे समझिए अच्छे से, दिमाग में रखिए, एग्जाम हॉल में आप उसे हल करके आइए,
तभी तो आपको सफलता मिलेगी। और जरूर याद कीजिएगा हमें, और वो तभी पॉसिबल होगी जब यहाँ पीडीएफ के माध्यम से चीज़ों को पढ़िएगा। यहाँ वन लाइनर में आप देख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ रिवीजन स्वरूप आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास समय है 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन पर भी जाके कोर्स में ले सकते हैं विजेता बैच में, है ना। अगला 62 नंबर सवाल देखिएगा। डोमकच जो कि मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये डोमकच नृत्य के बारे में बेसिकली ये ध्यान रखिए, मिथिला क्षेत्र से ये बिलोंग करता है, महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से इस लोक नृत्य का प्रस्तुति दिया जाता है या फिर किया जाता है मांगलिक अवसर पर, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 63 नंबर। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार पुलिस के 22 अधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य, विशिष्ट सेवा और उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया। 22 अधिकारियों को, इस प्रश्न का थोड़ा सा खंडन करते हैं हम। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने वाले इन 22 अधिकारियों व कर्मियों में 3 को वीरता पुरस्कार, जो कि एक गैलेंट्री मेडल अंग्रेजी में से कहा जाता है, जो एक सर्वोच्च सम्मान आप बोल सकते हैं किसी पुलिस को दिया जाने वाला, मतलब इस कैटेगरी में। तो ये 3 जो है वीरता पदक है, 2 को विशिष्ट सेवा पदक तथा 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो 17 3 20 और 2 हो गया ना 22। तो ये 64 नंबर में आप यहाँ याद रखेंगे। 65 नंबर सवाल देखिएगा। कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को 2022 में छपरा मंडल कारा में हुए भीषण कैदी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, यानी कि यहाँ वीरता पदक से इन्हें सम्मानित किया गया। जो 3 वीरता पदक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। तो 65 नंबर में ये आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब उसके बाद चलेंगे अगले सवाल पर। यहाँ हमारा अगला 66 नंबर सवाल होगा। ये सवाल है 67वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के कुल 12 झांकियां प्रदर्शित की गई, यानी कि 12 झांकी यहां निकाली गई। गणतंत्र दिवस बात हम कर रहे हैं, 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिनमें राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को दर्शाया गया। बेसिकली झांकी होती ही यही है कि यहाँ पर चीज़ों को झांकी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ तो एक पॉइंट यह है कि 12 विभागों की झांकी निकली है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इस दौरान झांकी निकली है, झांकियों में परिवहन विभाग की झांकी जो नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति थीम पर आधारित थी। बेसिकली ये पिंक बस झांकी थी, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस थीम पर था, ये पिंक बस की झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसी थीम पर यह आधारित था। तो इसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला पुरस्कार मिला है। लेकिन भाई दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, इस दौरान जो झांकी निकाली गई, कृषि विभाग की झांकी जो तिलहन से समृद्धि थीम पर आधारित थी, इसे द्वितीय स्थान मिला। जबकि ऊर्जा विभाग की झांकी जो कजरा सोलर परियोजना पर आधारित थी, इस झांकी को तीसरा स्थान मिला है। अब जरा गौर कीजिए, 63वीं बीपीएससी एग्जाम में, आई थिंक 63वीं ही था, वहां पर एक सवाल पूछा गया था कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि फ्लोटिंग सौर एनर्जी संयंत्र जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? दरभंगा में, है ना। और ये सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ, हैदराबाद दरभंगा में। अब देखिए यहाँ इस अवसर पर जो थीम आधारित है, ये कजरा सोलर परियोजना पर आधारित है। दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज हिडन सवाल यहाँ पर है कि कजरा सोलर परियोजना ये बिहार के किस जिले में है? ध्यान रखिए, ये बिहार के लखीसराय में है। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिखेगा 69 नंबर कि महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बस पहली बार झांकी का हिस्सा बनी और आकर्षण का केंद्र रही। अभी तो मैं अब आपको बतला रहा था ना, यहाँ पर जो परिवहन विभाग की झांकी थी जिसे पहला पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड है। अगला 70 नंबर सवाल को देखिएगा। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और तकनीक आधारित अवसरों को जोड़ते हुए वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित करना, यह लक्ष्य है बिहार सरकार का। न्यू एज इकोनॉमी एक पहल है, किस राज्य सरकार का और क्या उद्देश्य है, कब तक का यह लक्ष्य है, ये चीजें इस प्रश्न में निहित है। अगले सवाल पर आइएगा। चंबल नदी के बाद बिहार का गंडक नदी, ध्यान रखिए, भारत में घड़ियालों की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।
आपको ये बतला दें गंडक नदी के बारे में, बेसिकली घड़ियालों का जो एक प्रमुख केंद्र है वो कहां पर है। तो रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी चंपारण से होकर बहने वाली गंडक नदी में पिछले एक दशक के दौरान घड़ियालों की संख्या में 588% की यहां एक रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिला है। दोस्तों यहां इसी उपलब्धि के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि इस मामले में जो गंडक नदी है वो दूसरे स्थान पर आ चुकी है। पहले स्थान पर चंबल नदी है। ये चीज आप लोग यहां ध्यान रखें, जो रिपोर्ट करती है उस आधार पर चीजों को आपके बीच हमने रखा है। अब इसी में एक और जानकारी है, रिपोर्ट ये भी कहता है कि वर्ष 2015 में जहां गंडक नदी में केवल 54 वयस्क घड़ियाल मौजूद थे, वहीं वर्ष 2025 तक इसकी आबादी जो आकलन हुआ है बढ़कर यहां 400 से अधिक हो चुका है। लेकिन अगर इस आंकड़ों में हम किशोर और नवजात बच्चों को शामिल करते हैं तो इसकी संख्या एक अनुमान जो है, जो रिपोर्ट कहती उस आधार पर 1000 से अधिक हो गई है ना 73 नंबर प्रश्न पे। अब यहाँ पर देखिएगा 54 जो एक यहाँ अंक आपको दिख रहा है ना, 54 जो अंक दिख रहा है, इसमें एक चीज और मैं आपको बतला दूं कि जो पिछला रिपोर्ट है बाघों की जनसंख्या को लेकर बिहार में, वीटीआर में, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो 54 हुआ करती थी बाघों की संख्या, बढ़कर अब हो चुकी है 74, है ना। ये चीज आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। 74 नंबर सवाल पर आइएगा। बिहार के गंडक घड़ियाल संरक्षण परियोजना या फिर बिहार में गंडक घड़ियाल संरक्षण परियोजना का प्रमुख केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बेसिकली जहां वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम के रूप में जो संरक्षण कार्य है वो संचालित हो रहा है। लेकिन यहाँ चीज और भी आपको ध्यान रखना है। 75 नंबर पॉइंट में देखिएगा, घड़ियालों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट, जो अत्यंत संकटग्रस्त जो खास करके जीवों की सूची है, इसमें इसे रखा गया है। घड़ियालों को क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल आपको दिखेगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 फरवरी 2026 को पटना के सदाकत आश्रम से नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कब? तो 2 फरवरी 2026 को। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने, नई प्रतिभाओं की पहचान करने तथा संगठन के विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों का चयन करना एक उद्देश्य था, जिसको लेकर इसकी शुरुआत हुई थी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। कहां पर? सदाकत आश्रम में नेशनल टैलेंट हंट नाम से। अब दोस्तों एक सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि सदाकत आश्रम किनका समाधि स्थल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तो ये पिछले कुछ वर्षों से ये सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन जब पुराने प्रश्न पत्र को, प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो ये कॉमन सा सवाल है। सदाकत आश्रम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखने का प्रयास कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। अगले सवाल पर आइए। 77 नंबर प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2 फरवरी 2026 को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 का 20वां संस्करण प्रस्तुत किया है। अब यहां से जो आगे आने वाले सवाल हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 वाला है, जिसका 20वां जो संस्करण है वो अभी हाल ही में जारी हुआ, प्लस बिहार बजट के कुछ सवाल यहाँ आप देखने वाले हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में भी ये चीज आपको दिखेगा। अब यहाँ देखिएगा, ये 20वां संस्करण है, मौजूदा वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा ये पेश किया गया। अब यहां आपको ध्यान रखना है अगले सवाल में कि इसके अनुसार बिहार का, यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की विकास दर 13.1% रही है, जो कि दोस्तों अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय औसत पर विकास दर यानी कि भारत का है 9.8%, बिहार का देखिएगा 13.1% है। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर बिहार का इतना है, लेकिन फिर भी इतना के बावजूद भी बिहार पहले स्थान पर नहीं है, क्योंकि अगर देखें आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को, तो बड़े राज्यों में विकास दर के मामले में जो बिहार है ये तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब तमिलनाडु का विकास दर भारत में सबसे अधिक है इस समय, और दूसरे स्थान पर बिहार है 13.1% के साथ। तमिलनाडु का 14 के आसपास है। ये चीज यहां ध्यान रखिएगा, हमने उसमें पढ़ाया है आपको। अब यहां आगे आइएगा, अगला 80 नंबर सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बतला दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 और बिहार बजट 26-27 और एक और तीसरा जो कि आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट को एक कंप्लीट कंबाइंड रूप में, मतलब टोटली 3 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको समय मिले
तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। जो खास करके एप्लीकेशन पे जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है वहाँ पर जाइए, स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर वो आपको दिखेगा। उसका PDF फाइल भी बिहार बजट का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, प्लस दोनों को कंबाइन करते हुए जो 70-80 प्रश्न आपको हमने करवाए हैं वो प्रश्न भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। एक प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो एकदम निःशुल्क है, कुछ भी पे आपको नहीं करना है। मिलेगा कहाँ? तो एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में, वहीं पर वीडियोज वाले सेक्शन में भी PDF का अलग से सेक्शन है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए यहाँ पर इसको देखने का प्रयास कीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति जो आय है ये 76,490 दर्ज की गई है। पटना राज्य सबसे अधिक समृद्ध और शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला घोषित हुआ है। तो यहाँ 80 नंबर जो पॉइंट है, जो सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण या फिर इसके विपरीत बिहार बजट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग भली भांति जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर सवाल देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25 से 26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 के साथ, मतलब इतना रुपया 1,31,332 रुपये के साथ पटना जो है ये बिहार का सबसे समृद्ध जिला यहाँ घोषित हुआ है। मतलब ये रिपोर्ट ये कहती है। अगला 82 नंबर सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 54.8% रहा है। वहीं पर उद्योग क्षेत्र 26.8%, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 18.3% का योगदान रहा है। और दोस्तों अभी का जो ट्रेंड है, जो कथन वाले स्टेटमेंट टाइप के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने 72वीं BPSC एग्जाम को लेकर के पैटर्न में अपना बदलाव किया था, डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी है कि इसी सवाल को, कथन वाला सवाल किस प्रकार बनाया जा सकता है। और ऐसे सवाल में कोई ट्रिक काम नहीं करेगा दोस्तों, आपको रटना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको देखिए, समझिए, चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। अब भी आपके पास समय है, अभी भी आप बहुत चीज़ कर सकते हैं, बस ठान लेंगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। अब यहाँ अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने और व्यापक विकास के लिए 7 निश्चय 3 रोड मैप तैयार किया है। और आपको ध्यान रखना है जिसे 25 से 30 की अवधि के बीच लागू किया जा रहा है, जो एक प्रकार से बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 से 20 तक इसका फेज 1 संचालित हुआ, 20 से 25 तक इसका फेज 2 संचालित हुआ और 25 से 30 की अवधि के बीच जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे इसे मंजूरी दिया गया था 25 से 30 की अवधि के लिए। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब फिलहाल ये चीज़ें अगर हम 7 निश्चय की बात करें तो प्रश्न के रूप में यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि इसमें 7 जो लक्ष्य निर्धारित है वो क्या क्या है, जो बेसिकली इसमें कहा गया है। तो इन 7 निहित लक्ष्यों में दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, सहज जीवन, ये यहाँ इसमें 7 जो निहित लक्ष्य है वो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला 85 नंबर सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में बिजली का जो उत्पादन है ये 8,752 मेगावाट तक पहुंच गया है। लगातार बिजली की जो डिमांड है वो बिहार में बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिलहाल जो आंकड़ा कहता है ये चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगले सवाल पर हम आते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य में लगभग 90% जो बिजली उपभोक्ता है इनको 125 यूनिट तक जो मुफ्त बिजली का जो एक प्रकार का वादा था ये लाभ मिल रहा है। हालांकि सरकार अगर हम देखें, सरकार तो नहीं बदली, मतलब यहाँ चेहरा जो मुख्यमंत्री का है बस वो बदला है। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए जो वादा किया गया था फिलहाल इस समय तक तो 125 यूनिट जो लाभ है वो मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आती है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगले सवाल पर आइए कि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 26-27 के लिए 3,47,589 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30,000 करोड़ रुपये अधिक है। 3.47 लाख करोड़ यानी कि 3,47,000 से अधिक जो मतलब 3,47,000 करोड़ से अधिक राशि का जो बजट अभी पेश किया गया है ये बिहार राज्य के इतिहास में, ये बिहार बजट जो है ये राज्य के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। ध्यान रखिएगा बिहार बजट से अमूमन सवाल बनते हैं। पिछली बार बीपीएससी हेड मास्टर वाले एग्जाम में बजट से 2-2 सवाल पूछ लिए गए थे,
है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बजट को लेकर हम आपके बीच रख रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, जैसे कि यह बजट खास करके विजेंद्र प्रसाद या फिर यह विजेंद्र प्रसाद यादव का बतौर वित्त मंत्री पहला बजट था। नवंबर 2025 में बिहार का वित्त मंत्रालय संभालने के बाद 3 फरवरी 2026 को पहली बार राज्य का वार्षिक जो वित्तीय बजट है इन्होंने विधानसभा में पेश किया था। यह चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सदन के दोनों यहाँ पर पटल पर इनके द्वारा रखा गया था। अब यहाँ आपको हम ये बतला दें, इसमें एक और सवाल है, बिहार बजट 26-27 की मुख्य थीम क्या थी जिस पर यह बजट आधारित है, मतलब था संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, इसका थीम रखा गया था। बिहार बजट 26-27 में शिक्षा विभाग को सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया 68,216 करोड़ रुपए। मतलब किस विभाग को सबसे अधिक राशि मिला, तो वो शिक्षा विभाग को मिला है। अगला 92 नंबर सवाल यहाँ पर आपको दिखेगा, बिहार बजट 26-27 पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है। जो पिछला वित्त जो वर्ष का बजट था, जो बेसिकली वित्त वर्ष 25-26 की अगर हम बात करें तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो सम्राट चौधरी के द्वारा यह बजट पेश किया गया था 3,16,895 करोड़ रुपए का। इससे पहले आइए 24-25 का बजट को देखिए, 2,78,725 करोड़ का बजट था, इसे भी सम्राट चौधरी ने पेश किया था। तो ये चीज़ें यहाँ याद रखने की जरूरत है, हालांकि इतना ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप 25-26, 26-27 को याद रखिए, काम यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन कुछ और सवाल हैं जो यहाँ आपको देखने चाहिए। अगला 95 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का बजट देखिए 2,61,885 करोड़ रुपये था, जिसे कि विजय कुमार चौधरी ने इसे पेश किया था। अब एक चीज और, अब यहाँ पर अगर हम तुलना कर ही रहे हैं तो 96 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि बिहार का बजट 2004-05 की तुलना में लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार नीतीश कुमार बने थे, तब से अब तक की अगर हम बात करते हैं, अभी तो रिसेंटली अप्रैल में इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो नीतीश कुमार के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो बजट में 11 गुना वृद्धि हुआ है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति की ओर इंगित करता है ना। अगला 97 नंबर सवाल है, बिहार में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र को संयुक्त रूप से कुल बजट का 19.63% आवंटन किया गया है। यहाँ बिहार में खास करके बिहार बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों अलग चीज होता है, दोनों को लेकर तकरीबन 20% कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा इसको लेकर के घोषणा हुई है ना। शिक्षा विभाग को सर्वाधिक राशि का आवंटन हुआ है। उसके बाद आइए अगले सवाल पर, 98 नंबर प्रश्न, फरवरी 2026 में गया जी में गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। फल्गु नदी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 551 करोड़ की आधुनिक सीवरेज परियोजना शुरू की गई है। तो ये किस नदी से संबंधित है, कितनी राशि को लेकर घोषणा हुई है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी ओर चूंकि बात यहाँ पर फल्गु नदी की हुई है, तो दोस्तों प्राचीन भारत में आप पढ़ते होंगे बेसिकली बिहार के संदर्भ में कि फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहा जाता है। और आगे हमने लिखा है कि गया जिले की एक पवित्र नदी है तथा बोध गया के निकट भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली से ये जुड़ी हुई है। दोस्तों केवल ये गया की पवित्र नदी नहीं है, ये भारतवर्ष की एक पवित्र नदी है ना। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। गया जी या फिर जो गया है, यहाँ पर पितृपक्ष पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए ये जो जगह है, ये विश्व प्रसिद्ध एक प्रकार की धार्मिक नगर की संज्ञा रखता है। दोस्तों हिंदू धर्म से अगर आप संबंधित हैं, बेसिकली आप जानते होंगे कि पितृपक्ष पिंडदान आदि जो होता है ना, खास करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति को लेकर। हालांकि ये बतलाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ पर ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा कि 100 पॉइंट यहाँ हमने कवर किया है। दोस्तों ये सीरीज नॉन स्टॉप चलेगी, बस धीरे धीरे ये आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, ये फ्री सीरीज है, इसको आपको देखना है, प्लस इसका PDF फाइल को डाउनलोड करना है। आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF पेड आपको मिलेंगे। आपको एप्लीकेशन पे जाना है, BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर करंट अफेयर्स का एक विजेता बैच दिखेगा, आप चाहे तो विजेता बैच ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, डायरेक्टली आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। प्लस एप्लीकेशन पे BPSC वाले कोर्स में टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको यहाँ दिख रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं।
है ना। टेस्ट सीरीज ऑन गोइंग है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, तैयारी का सही तरीके से यहाँ पर आपका आकलन होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यही वो पीडीएफ है, फुल्ली रिवाइज्ड एंड फुल्ली अपडेटेड, और ये बीपीएससी के लिए एक टारगेटेड करंट अफेयर्स की एक ई बुक है। ये आपको बुक वाले फील देगा। 227 पेज है, अच्छे से पढ़िए, 1 महीने इसको कंप्लीट रूप से टाइम दीजिए, 10 अंक आपके हाथ में होगा। आधा घंटा ही समय देना है और जो हाईलाइटेड पॉइंट है बस उसे ही पढ़ते हुए निकल जाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।